नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा क्लासेस। हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। एक लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार उस लेक्चर को देख लें। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उनकी प्रॉपर्टीज। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइंस है, दोज एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। वैसे चांसेस यही है कि एग्जिस्ट करती है, राइट। पहली बार इसके बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। दूसरा इसके बारे में बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, राइट। इनकी ये जो डायरेक्शन है ये हमारा अजम्पशन है, राइट। एंड नेगेटिव चार्ज में ये इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन ये आ कहां से रही है, इन्फिनिटी से, राइट। और इसमें इनवर्ड और इसमें आउटवर्ड। अगर यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज नजदीक नजदीक रखे हुए तो प्लस से शुरू होती है और माइनस की तरफ जाती है, ठीक है। तीसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व। ऐसा नहीं है कि ये यहां से यहां तक है फिर बीच में ये कट गया है और फिर से शुरू हो गई है। नो, दीज आर द कंटिन्यूअस कर्व। और मान के चलिए आप किसी भी जगह पे, मान के चलो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और किसी भी जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन देगा। तीसरा इसका जो पॉइंट है कि दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हमें पता है, मान के चलिए मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। अब इस लाइन का टेंजेंट ये होगा और इस लाइन का टेंजेंट ये होगा, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका सबसे लास्ट पॉइंट है, वैसे तो करीब करीब 8-10 प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। इसका सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी हमारा क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, ठीक है। अब जब आप यूनिट नंबर 3rd 4th में जाएंगे ना तब आप पढ़ेंगे। बट आज हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम पढ़ेंगे फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से आया। फ्लूइड का मतलब कोई भी लिक्विड है अगर वो फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स के बारे में सबसे पहले हमें वहां से पता चला कि ये फ्लक्स जैसी चीज क्या होती है। फ्लक्स से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा एरिया के बारे में। देखो, ये एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आप सभी ध्यान रखेंगे, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट हम एरिया को अगर वेक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए कोई भी मैग्नीट्यूड आपको दिया है, उसमें अगर हम एक यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसकी क्या हो जाता है, वो वेक्टर बन जाता है, वो मैग्नीट्यूड से वो वेक्टर बन जाता है। बट एरिया के केस में हम करते क्या है, मान के चलिए ये एक एरिया है, मतलब ये कोई भी प्लेन शीट है, ये कोई भी एरिया है। अब मैं इसको एक एरिया वेक्टर बनाना चाहता हूं, तो एरिया वेक्टर बनाने के लिए क्या करो, इसके ऊपर एक यूनिट नॉर्मल ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर, राइट। जब आप इसको एक परपेंडिकुलर की फॉर्म में लिख देंगे, या सॉरी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो एरिया जो होता है उसको हम हमेशा कैसे वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज द एरिया वेक्टर। और हम उसको करते क्या है कि इसके ऊपर एक यूनिट नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी लेंथ जो है एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो
और वो कितना हो, यूनिट वेक्टर हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे एन कैप ले लेता हूँ, राइट, एन कैप। तो अब मान के चलिए एरिया है, तो ये एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ए एन कैप, राइट। और यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर के केस में ये जो वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये इसका एरिया है, प्लेन लैमिना है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा एरिया वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, इसको डायरेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है डायरेक्शन देने का, देखिए कैसे करता है। मान के चलिए मेरे पास एक प्लेन शीट है, ये मेरा फोन है ठीक है, ये प्लेन शीट है, मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं। अब मान के चलिए ये एरिया जो है ये घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर नॉर्मल जो डला हुआ है वो भी घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना तो एरिया की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है डजंट मैटर, उसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, जब एरिया अगर मान चलो मैं इसको ऐसे शीट को ऐसे घुमा रहा हूं तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो भी टर्न कर रहा है। अब वो टर्न कर रहा है तो मतलब वो जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो एरिया वेक्टर कैसे बनता है। अब मैं बात करता हूँ फ्लक्स की, फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्लक्स को समझने के लिए थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करके देखते हैं। मान के चलिए जस्ट सपोज दैट कि मैं इस रूम में हूं और ये जो हमारा रूम है, ये रूम पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। मतलब ये मान के चलो एक कैनाल है या एक कोई पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जब ये पानी जो फ्लो कर रहा है, अब मैं इसके सामने क्या करता हूं, इसके सामने ये मैं अपना फोन लगा देता हूं, ठीक है। अब मैं इसके सामने फोन लगा देता हूं, अगर मान के चलिए ये फोन मैंने लगाया है तो ये एक एरिया हो गया, ठीक है। अब इस एरिया जब मैंने इसको ऐसे लगा दिया है, अब मैं जब इसको आप मान के चलो ये जो एरिया मैंने एज्यूम किया है, ये शीट ये इमेजिनरी है, बस मैंने हाइपोथेटिकली सोचा है। वैसे ये फोन है, ये इमेजिनरी नहीं है, दिस इज रियल, बट मान के चलिए, ठीक है, कि ये एक हाइपोथेटिकल है कि इस ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से पानी नहीं निकल सकता, निकल सकता है, बट एक हाइपोथेटिकल मैंने क्या है, एक एरिया एज्यूम कर लिया। अब हम करते क्या है कि ये जो एरिया हमारा है इससे कितना पानी निकल रहा है वो क्या होगा, इसका फ्लक्स कहलाया जाएगा, राइट। अब देखिए कैसे होता है। अब पानी जो निकल रहा है इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे टर्न कर देंगे, ऐसे आप टर्न कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे जो पानी का फ्लो है वो कम हो गया, इनफैक्ट जीरो हो गया, इसके अंदर से तो कोई पानी अब निकल ही नहीं रहा। फिर आप इसको वैसे ही घुमाएंगे तो फिर वापस फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा और फ्लक्स फिर वापस घटना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पहली बात, ठीक है। एरिया जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने ये फोन लिया है, मान के चलिए फोन की जगह मैं कोई बड़ी शीट एज्यूम करता हूं तो उससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, फ्लक्स का मतलब है वो जो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो कितना होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नंबर 1। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मान के चलिए आपने ये फोन पानी के, अब मान के चलिए वो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे थे, अब वहां पे नहीं आते, हम रियल सिचुएशन में आ जाते कि मान के चलिए आपने ये फोन लगा दिया, पानी जितना ज्यादा तेज बह रहा होगा, उसका फ्लो जितना तेज होगा, आपका ये जो फोन है वो उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपका जो फोन है वो उतना ही ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा जितना ज्यादा पानी जितना तेज फ्लो के साथ फ्लो कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कोई यहां पे एक चार्ज शीट रखी हुई है, और ये शीट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। आई रिपीट, दिस शीट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब बिकॉज ये शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
अब देखिए यहाँ पे नोटिस करके, मान के चलिए मैं यहाँ पे एक प्लेन शीट जो मैं एज्यूम कर रहा था वो एज्यूम कर लेता हूं। अब देखिए ये जो इमेजिनरी सरफेस है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, मतलब कितनी फील्ड लाइन, जैसे वहां पे लिक्विड निकल रहा था, अब वो जो लिक्विड है, लिक्विड को भी आप देखेंगे तो उसमें क्या है, वाटर निकल रहा है। तो वाटर जब फ्लो कर रहा है, मान के चलो वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो उसके एक पार्टिकल के पीछे दूसरा है, दूसरे के पीछे तीसरा है, तो अगर इन सारे पार्टिकल को आप मिला दो ये तो एक लाइन बन गई ना, एक लाइन, दो लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड सो ऑन। इसी तरीके से तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वाटर में हम देखते हैं तो कितने पार्टिकल्स एक लाइन में चल रहे हैं, तो वो पार्टिकल जितने ज्यादा चल रहे होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है उस एरिया से, उसी को ही तो हम फ्लक्स बोलते हैं। और कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नंबर 1। नंबर 2 मैंने बताया था कि एक की कितना पानी निकल रहा है आपको कैसे पता चलेगा, भाई उसका फ्लो जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। राइट, तो जितना ज्यादा एरिया हो, सॉरी जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी, जहां पे आपने एरिया इसको सेट किया है, यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब फ्लक्स उतना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कई जगह आपको ऐसा डायग्राम दिखाई देगा कि मानिए चलो ये फील्ड लाइंस है ये, और ये ऐसे जा रहे हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। यहाँ पे आप ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू बी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे से बहुत डेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स होता है वो एरिया के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो तीसरी बात है, अब यहाँ पे मान के चलिए ये एरिया हमने ले लिया था, इसको मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब मैं यहाँ पे ई देखता हूं तो ई की डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल भी कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा। और जब ई और एन के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा मैं, एरिया के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल होगा, जैसे कि ये पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, वाटर का फ्लो भी ऐसे ही है, इसके ऊपर नॉर्मल भी ऐसे ही ड्रॉ किया, वाटर का फ्लो का मतलब इसके ऊपर वाटर जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन मान के चलो ऐसी है, तो नॉर्मल भी ऐसी, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हुए, तो उस समय पानी सबसे ज्यादा निकल रहा है। जब आप इसको ऐसे मूव करना शुरू करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो फोर्स तो ऐसे होगा, अब फोर्स हमारा ऐसे होगा और नॉर्मल ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, तो तब फ्लक्स कितना होगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 हो, और फ्लक्स कब मिनिमम होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो ये है, ठीक है, और इसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो ये है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तब ये मिनिमम होता है। तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, किसकी वैल्यू 0 पे मिनिमम होती है और 90 पे, सॉरी 0 पे मैक्सिमम होती है और 90 पे मिनिमम, कोस की वैल्यू। तो इसका मतलब फाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा, राइट। तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, इट डिपेंड ऑन इसका एरिया, दूसरा इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तीसरा कोस थीटा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के ऊपर जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया, आई रिपीट, एरिया के ऊपर जो हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है वो,
उनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे 1 होता है, क्या हो गया ई ए कॉस थीटा। अब मैं एरिया को एरिया वेक्टर के फॉर्म में लिख लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ही, तो ये क्या होगा ई डॉट एन कैप ए, वेयर एन कैप इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, राइट, और इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, राइट। यहां तक समझ में आया होगा आई विश। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इसको थोड़ा सा और डीपली ले लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू cos थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एन ए, आपको ऐसा भी दिखाई देगा। अब इसको थोड़ा सा और डीप ले लेते हैं, ठीक है। कैसे ले लेते हैं, देखिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान के चलिए ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और यहां पे आपने एक सरफेस एज्यूम कर ली है, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं कि इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स है। तो आप यहाँ पे करते क्या है, इस सरफेस के ऊपर छोटा सा सरफेस एरिया एज्यूम कर लेते हैं, और वो जो सरफेस एरिया है उसका एरिया मान के चलो क्या है ds, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मान के चलो इस ds के ऊपर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो ये है n कैप, राइट। तो इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा वो क्या होगा d फाई, और वो इज इक्वल टू क्या होगा e डॉट n कैप ds। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू e डॉट n कैप इनटू एरिया, एरिया क्या है स्मॉल है। मान के चलो मैं इस पूरे सरफेस पे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना चाहता हूं, तो क्या करो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट एंड डी एस ओवर द क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन के बाद हम यहाँ पे ओवर द क्लोज सरफेस, और यहाँ पे मैं एस, इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको समझाया भी था, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन कर देते तो वो हमारा फ्लक्स बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, राइट, या इंटीग्रेशन ये भी, ठीक है, ये भी फाई ही होगा ई डॉट एन डी एस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि इस पूरी सरफेस के अक्रॉस इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और ई डॉट एन जो है वो थीटा, आप जो भी निकालना चाहो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, इसका पूरा एरिया वो इज इक्वल टू क्या है ए। तो फ्लक्स हमारा इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई विश आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।